ये जैक का मॉडल सेट है क्लास 10th का, और ये जो सब्जेक्ट है ये साइंस है। इसका सेट 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो देखिए यहाँ हमको क्या दिया है ना, आई का वैल्यू दे दिया है 60 डिग्री और आर का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। सपोज एक मिरर ड्रॉ करते हैं। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये क्या है, हमारा नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये क्या है, नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो जो हमारा दिया है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, मीन्स आई इक्वल टू क्या दिया है 60 डिग्री, तो आर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू विच पॉइंट। तो देखिए अगर हम लेते हैं कोई भी एक मिरर, सपोज ये कनकेव मिरर लेते हैं, तो हमें पता है कि ये जो हमारा लाइन होता है ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ हमारा क्या होता है, फोकस होता है। तो जब लाइट रेस क्या होता है, पैरेलल जाता है किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का, तो क्या होता है ये फोकस से पास करता है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। इफ़ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 54 सेंटीमीटर देन इट्स फोकल लेंथ क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है कि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर और हमसे पूछा जा रहा है फोकल लेंथ क्या होगा, है ना। तो एक रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि एफ इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन 2 होता है। तो आर का जो वैल्यू है वो 54 है, बाय में 2 इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर टू ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज। तो अगर हमको क्या चाहिए, इन्वर्टेड इमेज चाहिए और सेम साइज का चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पास हम एक कनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोला है क्या कनकेव मिरर होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा क्या है, फोकस है। तो जब ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, तो एक रे को पैरेलल ले जाते हैं, और तो जब पैरेलल जाने पर कहाँ से पास करेगा, तो फोकस से पास करेगा। दूसरा रे को फोकस से ले जाते हैं और कहाँ से पास करेगा, तो वो हमारा फोकस से ले जाने पर वो पैरेलल हो जाएगा। तो ये ऐसा होता है जैसे कि अगर हम इसको मिला दें तो ये जस्ट इसका सेंटर में आएगा, है ना, मतलब जस्ट इसका नीचे आएगा। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि हमें सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जितना हाइट होगा उतना इमेज का हाइट होगा। ठीक है। और हमारा इन्वर्टेड बनेगा, मीन्स ये ऊपर बना है तो इरेक्ट बना है और नीचे बना है तो क्या बना है, इन्वर्टेड बना है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कनकेव मिरर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने पहले ही पढ़ रखा है कि अगर हेडलाइट ऑफ द व्हीकल दिया है तो यहाँ हमको याद रखना है ये क्या होता है, कनकेव मिरर यूज किया जाता है। और अगर हमको साइड व्यू ऑफ व्हीकल की बात करता है तो यहाँ हम यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। तो चलिए इसको याद रखना है। आगे अगर हम बात करें, आगे क्या है, व्हेन लाइट रेज पासेस फ्रॉम through one medium to another medium then it deviates from original path, what is this process called। तो देखिए जब लाइट रेस क्या होती है, सपोज एक ग्लास का मीडियम ले रहे हैं, तो ये हमारा क्या एयर है और ये हमारा क्या है, ग्लास है। तो जब लाइट रेज आती है तो क्या होता है, ये बेंड कर जाता है। ठीक है ना। तो सपोज मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ जो कि नॉर्मल है, तो क्या होता है, जिसको जाना चाहिए क्या कुछ इस तरह से, लेकिन क्या होता है ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाता है। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं।
तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। व्हेन लाइट रेज पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना, तो लाइट रेज क्या हुआ, एयर से ग्लास में गया, तो एक मीडियम से दूसरा मीडियम गया, तो इट डेविएट्स फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। इसका ओरिजिनल पाथ ये था, है ना, लेकिन क्या हो गया, ये ओरिजिनल पाथ से डेविएट करके यहाँ आ गया, है ना, तो डेविएट कर गया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। जब मैक्सिमम की बात करता है तो याद रखना है कि वो हमारा एयर में होता है, लेकिन अगर हमसे वैक्यूम भी ऑप्शन में देगा तो हम ऑप्शन में क्या लगा देंगे, वैक्यूम लगा देंगे। अगर हमसे पूछा जाता है व्हाट इज मिनिमम, है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट मिनिमम, तो मिनिमम जो होता है वो हमारा डायमंड में होता है। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा था मैक्सिमम के बारे में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा मेरा, एयर हो जाएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू फॉर्म इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। कि हम कन्वेक्स लेंस में कहाँ ऑब्जेक्ट को रखें जो हमारा क्या बने, इरेक्ट भी बने और मैग्नीफाइड बने, बड़ा बने। तो देखिए अगर मैंने कन्वेक्स लेंस को ड्रॉ किया है तो ये उसका सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा क्या है, फोकल फोकस है। ठीक है, C1 F1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम F2 और इसको हम C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब लाइट को कहाँ रखते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस, और ये फिर से बनाना पड़ेगा हमें, ये C1 है, ये F1 है, ये F2 है, ये C2। जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो क्या होता है, एक रे पैरेलल जाता है, वो फोकस से पास कर जाता है, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, लेकिन वो डेविएट कर जाता है। ये दोनों आपस में क्या होता है, पैरेलल नहीं होता, ये थोड़ा डाइवर्जिंग होता है। क्या होता है, ये कुछ इधर जा रहा है और ये हमारा कुछ इधर जा रहा है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं और एक इमेज बनता है जो कि हमारा क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है और इरेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना रहता है, तो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान देना है, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स, ये जो लेंस है हमारा कन्वेक्स लेंस है। ठीक है ना, तो ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं हम लोग, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोकस, और यहाँ ऑप्शन में होना चाहिए ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ पावर लेंस क्या होगा, सभी को पता है कि पावर का ऐसा यूनिट क्या है, डायप्टर है। पावर का फॉर्मूला भी हमको याद रखना है, 1/f होता है। एफ को हम किस में रखते हैं, मीटर में रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an object 10 centimeter in length placed in front of any lens, the image formed is 3 times then its magnification is dash। तो देखिए यहाँ क्या बोलता है कि ऑब्जेक्ट है जिसका हमारा हाइट दे दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है 10 सेंटीमीटर, और प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एनी लेंस द इमेज फॉर्म इज 3 टाइम्स, है ना, मीन्स हाइट ऑफ इमेज जो हो गया वो क्या हो गया, इसका 3 टाइम्स होगा, मतलब 3 × 10 विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, है ना। 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका 3 टाइम्स मीन्स 3 × 10 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमसे क्या पूछा है, मैग्नीफिकेशन पूछा है। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस का हम लोग पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज मेरा कितना 30 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 है, तो इसको जब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन 3 आ जाएगा। एक बात और ध्यान देना होता है कि यहाँ पास क्या है, अगर हमसे पूछा जाता है 3 टाइम्स हमारा इमेज का साइज इंक्रीज कर जा रहा है, या 4 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है, या 5 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो वही हमारा क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है। तो यहाँ से भी हम समझ सकते थे कि 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द आई इमेज इज फॉर्म्ड, तो इमेज जो बनता है वो हमारा रेटिना पर बनता है। आइरिस क्या है, हमारा कलर्ड पार्ट है ना, और आइरिस ही क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट जो इंटर कर रहा है आई में उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, और प्यूपिल से क्या होता है, हमारा लाइट इंटर करता है, क्योंकि ये ब्लैक एक होल है जहाँ से क्या होता है, लाइट क्या होता है, ये इंटर करता है, ये पूरा ब्लैक होल है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं।
विच लेंस इज यूज टू करेक्ट शॉर्ट साइटनेस, मीन्स शॉर्ट साइटनेस मीन्स क्या होता है, मायोपिया होता है। मायोपिया मीन्स क्या, कि हमें क्या होगा, शॉर्ट साइटनेस मतलब होता है कि शॉर्ट तो हमें दिखेगा, नज़दीक तो दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। तो ऐसा केस में क्या करते हैं हम लोग, ऐसा केस में होता क्या है एक्चुअली, ये सपोज हम एक आई बना रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा फिगर प्रॉपर नहीं है लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि इमेज जो बनना चाहिए ना, क्या होगा कि इमेज हमारा यहाँ बनना चाहिए कहाँ, रेटिना पे, ये हमारा रेटिना का पार्ट है। लेकिन इमेज क्या होता है, रेटिना से पहले बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। कनकेव लेंस क्या करता है, इस लाइट रेस को थोड़ा डाइवर्स कर देता है, और डाइवर्स करने के कारण क्या होता है, इमेज जो है हमारा क्या बनता है, इमेज जो है वो रेटिना पर बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, तो कनकेव लेंस यूज करते हैं इन केस ऑफ शॉर्ट साइटनेस, जब हमें नज़दीक का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, हम बहुत ही दूर तक देख सकते हैं, इंफ्रारेड तक देख सकते हैं, एग्जांपल सन हो गया, बहुत दूर तक देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस गिव्स अस एनर्जी, कि कौन सा हमें एनर्जी मिलता है। तो देखिए रेस्पिरेशन से ही हमें एनर्जी मिलता है। रेस्पिरेशन में होता क्या है कि ग्लूकोज जो होता है, जो कि C6H12O6 है, ये जब क्या होता है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, हमें वाटर भी मिलता है, और साथ साथ क्या होता है, एनर्जी भी मिलता है, ठीक है। तो एनर्जी हमें जो मिलता है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस से मिलता है। आगे मूव करते हैं। विच गैस इज फिल्ड इन द चिप्स पैकेट टू अवॉइड रैंसिड। देखिए रैंसिड होता है क्या है ना, कि जब भी हमारा कोई भी ऑयली सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइज कर जाता है, मीन्स एयर का कॉन्टैक्ट में आ जाता है, तो क्या होता है कि इसका स्मेल एज वेल एज ओडर, स्मेल एज वेल एज टेस्ट दोनों क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए चिप्स वगैरह का जो पैकेट होता है उसमें हम लोग कौन सा गैस फिल करते हैं, तो उसमें नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं, ठीक है। आगे मूव करें। रस्टिंग इज व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, रस्टिंग किस टाइप का रिएक्शन, देखिए बहुत सिंपल है। रस्टिंग में होता क्या है कि आयरन जो है वो हमारा एयर और मॉइस्चर का कांटेक्ट में आने के कारण क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस डेवलप हो जाता है। रेडिश क्या होता है, ब्राउन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, कंबाइन कर जाता है, तो इसीलिए यह मेरा क्या हो गया, कम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम्बिनेशन रिएक्शन। रस्टिंग के लिए मेनली दो ही चीज़ का जरूरत पड़ता है, एयर और मॉइस्चर, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इन द गिवन केमिकल इक्वेशन। तो इसमें देख रहे हैं कि जिंक के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ नहीं है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, तो कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज कर गया, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाता है कौन रिड्यूस्ड कर रहा है, तो यहाँ जिंक ऑक्साइड जो कि एक जिसके साथ ऑक्सीजन है, और यहाँ जिंक सेपरेट हो जा रहा है, तो ऐसा केस में हम बोलते हैं कि यहाँ पर हमारा रिडक्शन किसका हो रहा है, तो वह हमारा जिंक ऑक्साइड का हो रहा है। हमसे पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन होगा हमारा कार्बन का, ठीक है। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डू इट बाय योरसेल्फ। तो यहाँ थोड़ा इक्वेशन लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। आगे मूव करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पोर्ड ऑन आयरन पाउडर। तो देखिए आयरन पाउडर में जब बात करते हैं ना, तो यहाँ क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है ना, और आयरन पाउडर के साथ उसको क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जब हमारा क्या होता है, मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो क्या होता है, तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है, तो हमारा सॉल्ट बनता है, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा क्या हो रहा है, आयरन जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, आयरन जब हमारा रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या होगा, आयरन, सॉरी, जब हमारा आयरन क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्या होगा, हमारा आयरन क्लोराइड बन जाएगा FeCl2, और साथ साथ क्या होगा, यहाँ पास हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, है ना।
मीन्स आयरन क्लोराइड बनेगा यहाँ पर, और आयरन क्लोराइड एक बार फिर से हम ड्रॉ कर देते हैं, Fe प्लस HCl इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर जो होगा मेरा आयरन क्लोराइड होगा और साथ साथ क्या होगा मेरा हाइड्रोजन गैस होगा। तो देखिए हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस बिहेव्स एज कलर इंडिकेटर। कलर इंडिकेटर की तरह कौन बिहेव करता है, तो वो हमारा लिटमस होता है। लिटमस को जब हम लोग क्या करते हैं, एसिड में डालते हैं तो ब्लू जो है वो रेड में चेंज हो जाता है, और जब हम बेसिस में जब हम डालते हैं, है ना, तो यहाँ क्या हो जाता है कि हमारा ब्लू जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअल होता है क्या है कि लिटमस के अंदर क्या होता है, कलर के अंदर चेंजेस आता है इन एसिड एंड बेसिस, जबकि क्लोव, वैनिला और ओनियन तीनों में क्या होता है, स्मेल के अंदर चेंजेस आ जाता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। विच सॉल्ट डज द डॉक्टर यूज टू ज्वाइन द बोन्स। बोन्स को ज्वाइन करने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज किया जाता है, तो वो हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट है, जो क्या करता है, डॉक्टर यूज किया करते हैं बोन्स को ज्वाइन करने के लिए, मेनली प्लास्टर को चढ़ाने के लिए। आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए सेमी क्वेश्चन आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये किसका फार्मूला है, ये हमारा जो फार्मूला है वो, एक मिनट, जिप्सम का फार्मूला है। ठीक है ना, इसी जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। आगे मूव करते हैं, विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन यहाँ हो रहा है, तो देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन कंबाइन करके और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एसिड इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट क्या होता है हमारा, सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट क्या होता है, सपोज लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना, तो ये सारा चीज़ है, तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, बाकी के बारे में आपको पता होगा, इसमें ये ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो टोमेटो में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, कर्ड में पाया जाता है, एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है ना, तो ये सभी ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं, सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ पाउडर HCl टू प्रोड्यूस गैस विथ लिटमस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, व्हाट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। तो देखिए क्या होता है ना, HCl जो होता है, तो जब हम HCl का बात करते हैं, HCl का जब बात करते हैं, तो HCl जो बना होता है वो किससे बना होता है, वो हमारा जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो जब हम इसमें क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, जब हम HCl के साथ कंबाइन करते हैं, तो क्या होता है ना कि यहाँ पर जो हमारा कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है, और साथ साथ क्या होता है हमारा CO2 रिलीज होता है। तो यहाँ हमारा क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी आंसर नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक है। तो सॉल्यूशन में हमारा कैल्शियम क्लोराइड होगा, और हमारा जो गैस जो होता है रिलीज होता है वो हमारा CO2 होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जो लाइम वाटर को क्या करता है, मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ इसका होना चाहिए कैल्शियम क्लोराइड होना चाहिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड द पीएच क्या होगा। तो देखिए ब्लू जो है वो रेड में कब चेंज होता है, जब वो एसिड हो, और एसिडिक कब होगा, जब pH वैल्यू लेस देन 7 हो। लेस देन 7 जो होता है वो एसिडिक होता है, इक्वल टू 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और मोर देन 7 जब रहेगा तो वो हमारा बेसिक होगा, है ना, बेस होगा। चलिए आगे मूव करते हैं, इन विच ऑर्गन डज अमीबा डाइजेस्ट फूड। तो अमीबा का जो डाइजेशन ऑफ फूड होता है वो कहाँ होता है, फूड वैक्यूल में होगा। अगर अब यहाँ आता है क्वेश्चन
कि अमीबा टेक्स फूड थ्रू विच पार्ट या विच ऑर्गन्स, तो वहाँ हमारा क्या होता है, सूडोपोडिया हो जाता। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी। आगे अगर हम बात करें, इन डाइजेस्टिव सिस्टम विच सब्सटेंस डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टोमक, तो स्टोमक में जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम है वो हमारा पेप्सिन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, किल करता है। ठीक है, बाइल क्या करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। और म्यूकस क्या करता है कि स्टोमक को का जो इनर लाइनिंग है उससे क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो वॉल को अफेक्ट ना करे, इसलिए म्यूकस क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म टेक फूड थ्रू ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये हमारा अमल में क्या है, ये हमारा पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, बड़ा बड़ा प्लांट में, पेड़ में क्या होता है ना कि ये लत की तरह उसमें डेवलप हो जाता है खुद से। तो ये पैरासाइटिक होता है, मीन्स अगर हम बात करें तो ये फूड जो है वो प्लांट जो फूड को प्रेपर करता है उसी से ये भी फूड को ऑब्टेन कर लेता है ना। तो देखिए ऑटोट्रोपिक मीन्स क्या होता है, जो खुद से ही क्या करें, फूड को प्रेपर करें। तो ये तो पैरासाइटिक है, ये तो खुद से प्रेपर करता नहीं, ये भी नहीं करता है, अमीबा भी नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, मैंगो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर हार्ट होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है ना कि ये हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल उसको रिमूव करता है। तो ये सपोज किडनी है, तो किडनी में क्या है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होता है। ठीक है ना, जो क्या फनल लाइक स्ट्रक्चर है, जो ब्लड को प्यूरिफाई करने में काम आता है। तो हमें याद रखना है नेफ्रॉन। आगे अगर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डन बाय ट्रांसप्रेशन, ट्रांसप्रेशन होता क्या है कि सपोज ये प्लांट है, तो प्लांट क्या करता है कि प्लांट जितना भी वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो क्या होता है, जो एक्सेस वाटर होता है उसको वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। तो इस रिलीज करने के कारण क्या होता है कि प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है, यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ट्रांसप्रेशन में क्या होता है कि हमारा लॉसेस के कारण ये हमारा हेल्प क्या करता है, तो ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है और ये एक ड्राइविंग फोर्स डेवलप कर देता है कि फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर से फिर ये फ्लो होगा। ठीक है, तो ट्रांसप्रेशन में क्या हो जाता है, ये दोनों चीज़ को मेंटेन करता है, लेकिन हमारा फूड को कैरी यहाँ जो है हमारा इस चीज़ को भी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और ड्राइविंग फोर्स भी करता है, लेकिन ट्रांसप्रेशन जो है वो फूड को कैरी नहीं करता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सी हो जाएगा, फूड को कैरी नहीं करता। ठीक है, आगे अगर मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रोडक्टिव प्लांट, क्वेश्चन लग रहा है हमारा इनकम्प्लीट है, चलिए इसको देख लेंगे बाद में, या कुछ होना चाहिए और क्वेश्चन में और कुछ होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आगे मूव करते हैं। इन विच ऑफ द इन द गिवन फिगर विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन शोन एज सीन एनसीईआरटी बुक, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक एक बार देखना पड़ेगा, या आप सेट में भी देख सकते हैं फिगर को, या फिगर को मेनली शो नहीं किया गया है तो आप बुक से भी देख सकते हैं पेज नंबर 31 में, या फिर सेट में भी देख करके इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। विच हार्मोन कंट्रोल्स द साइन ऑफ प्यूबर्टी, तो मेल के अंदर जो भी चेंजेस आता है ड्यूरिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, या बॉयज़ के अंदर जो भी चेंजेस आता है प्यूबर्टी का एज में, तो हमारा किसके कारण होता है, तो वो एक हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ये हमारा क्या करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है कि ये हमारा मेनली थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारा बॉडी के अंदर वो रिलीज करता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट हमारा क्या होता है, ओवरीज होता है, जो एग को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट ऑफ द source of energy we use mostly obtained from sun's energy, which of the following is not directly obtained from the sun energy। तो जियोथर्मल एनर्जी भी ऑप्टेन होता है, विंड एनर्जी भी ऑप्टेन होता है और बायो मास भी होता है। तो यहाँ पर जो एक ऑप्शन था जिसे यहाँ पर लिखा नहीं गया है वो हमारा ऑप्शन था न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। क्या था, न्यूक्लियर एनर्जी। तो देखिए न्यूक्लियर एनर्जी ही है जो क्या करता है, सपोज फिर से लिख देते हैं, न्यूक्लियर क्या है, वो डायरेक्टली सन से ऑब्टेन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये डायरेक्टली क्या होगा, नॉट डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम सन। तो विंड एनर्जी भी होता है, बायोमास भी होता है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जरूरी नहीं होगा कि ये डायरेक्टली ही ऑब्टेन होता है सन से, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये सन से एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, है ना। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी में ऐसा नहीं होता है, ये मेनली हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम वगैरह से ही एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, जो रिन्यू कर सकें, वो हमारा क्या है, सोलर एनर्जी। बाकी ये सारा क्या है हमारा, तो ये सारा हमारा एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। आगे अगर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी का कौन सा एग्जांपल नहीं है। बायोमास एनर्जी क्या होता है, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, है ना। तो प्लांट एनिमल से ये भी ऑब्टेन हो सकता है, प्लांट से ये भी एनिमल्स ऑब्टेन हो सकता है। ये भी हमारा डिकेट प्लांट और एनिमल से ही होता है, जो कि हमारा मिलियंस ऑफ ईयर में क्या हो जाता है, वो डिपॉजिट होकर के प्रेशर और टेम्परेचर का इम्पैक्ट के कारण वो कोल में चेंज हो जाता है डेड प्लांट्स। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एटॉमिक एनर्जी। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी क्या है, बायोमास एनर्जी का ऑप्शन मतलब एग्जांपल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटॉमिक एनर्जी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, ठीक है।